Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today I am going to start new chapter, that is the systems of particles, center of mass and rotational motion. Today in this video I will try to understand about the center of mass, how we can find the formula for the center of mass of two particle system, and then we get the generalized formula for the center of mass of the system of particles, and then I will try to understand about the center of mass of few bodies. So let us start. So in this chapter हमें ये माइंड में रखना है कि up to earlier chapter we have considered the object as a point object, point mass. Here the bodies are considered as a collection of large number of particles, not as a point object. So let us start. Here bodies as system of particles. Here the bodies are treated as collection of large number of particles, not as a point object, as we have considered the bodies as point object in our earlier chapter. तो अर्लियर चैप्टर्स में, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने बॉडीज को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था. यहां पर बॉडीज को हम एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे. तो इसमें हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. हम जाने कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं. देखिए, रिजिड बॉडी, द रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज ए डेफिनेट शेप एंड साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स ऑन इट. मीन्स इट इज ए सॉलिड, यू कैन से, बॉडी, and distance between the particle of the body is fixed. It cannot be changed by application of force, or you can say when the body will move, there will be no relative change in the position of the particles of the body. तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे. अब बात हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में होता क्या है. देखिए, सेंटर ऑफ मास एक तरह से मैथमेटिकली जो है डिफाइन किया गया है. बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा समझेंगे और फिर हम जब बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से माइंड में डेवलप हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास क्यों लिया जा रहा है और इसके लेने से हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, किस तरह से हमारे कैलकुलेशन, हमारी प्रॉब्लम्स आसान हो जा रही हैं. तो बाय डेफिनेशन, the center of mass of a body or a system is defined as point inside or outside of the body where whole mass of the body is supposed to be concentrated. यहां पर बात कही गई है supposed to be concentrated. एक्चुअल में होना कोई जरूरी नहीं है. इट इज ए पॉइंट बताया गया है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है. At that point, whole mass of the body or system supposed to be concentrated. उस पॉइंट पर जो पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है वो बॉडी के बाहर हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जा रहा है. और क्या हो रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the center of mass of the body or system of particle move in the same way as point object having mass equal to that of the whole system. मतलब यदि फोर्स लगाया जाए उस बॉडी पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर, तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस तरह से ही मूव करेगा जैसा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट उतने ही मास का, उतना ही फोर्स लगाने पर मूव करता है. तो हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह होगा, और इस तरह से पूरा मास जो है, समझ लीजिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेगा जब उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल या बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा. तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा. अभी तो हम केवल मैथमेटिकली समझ लें, उसकी डेफिनेशन समझ लें.
देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम इज ओनली ए पॉइंट डिफाइंड मैथमेटिकली, एक मैथमेटिकली डिफाइंड किया जाने वाला पॉइंट है. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस it is not necessary that total mass of the system be actually present at the center of mass. तो प्रैक्टिकली कोई जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर सारा मास उस बॉडी का या उस सिस्टम का एक्चुअली प्रेजेंट हो. बस प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि बॉडी का मास उस पॉइंट पर होना कोई जरूरी नहीं है. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें कि बहुत सारी बॉडी हैं जिनका सेंटर ऑफ मास जो है कि ऐसी जगह पर सिचुएटेड है कि वहां मास तो है ही नहीं कोई. जैसे कोई रिम है तो रिम का जो सेंटर होगा, या कहें जो रिंग है, रिंग का जो सेंटर होगा, यूनिफॉर्म रिंग है, उसका सेंटर ही उस रिंग का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. इसको हम मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं, और इसके जो है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास पर यदि फोर्स लगा दिया जाए, किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा दिया जाए, तो उस बॉडी में केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है. एक ये भी पहचान है कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, किसी गिवन बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर यदि फोर्स लगा दिया जाए तो उस बॉडी में क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा. रोटेशनल मोशन होने के कोई चांसेस नहीं है. कंडीशन है कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा दिया जाए. तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, और धीरे धीरे निश्चित रूप से समझ में आएगा ही. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. यहां पर हम टू पार्टिकल सिस्टम लेंगे, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि टू पार्टिकल्स होंगे, और उस सिस्टम के मोशन की बात करेंगे. तो उन पार्टिकल्स के मोशन की बात करेंगे, मतलब उन पे फोर्स लगाया जा रहा होगा एक्सटर्नल, जिससे कि उसमें मूवमेंट होगा, और उसी मूवमेंट के आधार पर हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बेसिस पर हम जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. तो समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा. देखिएगा, लेट मी कंसीडर ए सिस्टम consist of two particles of mass m1 and m2 located at a point A and B respectively. The position of these particles are shown by the position vector r1 and r2 respectively. Let C be the position of center of mass of two particles which is shown by the position vector rcm. तो देखिए फिगर में हमने दिखाया है कि ये देखिए x y z कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें टू पार्टिकल्स जिनके मास m1 और m2 हैं वो पॉइंट ए और बी पर सिचुएटेड है. इन पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर, जैसे m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है. m2 जो मास है, पार्टिकल है जिसका मास m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है. और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट C लिया गया है, और जिसको हमने RCM मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, RCM वेक्टर से. ये RCM, OC जो है, OC को रिप्रेजेंट किया गया है RCM, यानी C इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल सिस्टम. अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ऑफ द मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली. जो पार्टिकल जिनके मास m1 और m2 है उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हैं एट एनी इंस्टेंट t. तो इन पे फोर्स लगाया गया होगा इन पार्टिकल पे, जिससे ये पार्टिकल्स मोशन में आ गए. तो इसको हम वेलोसिटी को, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. यानी वेलोसिटी कैन बी रिटन एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन m1 की पोजीशन r1 है, m2 की पोजीशन r2 है, तो इनकी वेलोसिटी जो v1 और v2 हैं उनको एज ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर के रूप में हम लिखते हैं. देखिएगा फिगर
समझ ली है। तो देखिए v1 को क्या लिखा गया है, वेलोसिटी v1 को लिखा गया है dr1/dt। सिमिलरली v2 को लिखा गया है dr2/dt। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r1 वो v1 है और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r2 वो v2 है। ये हमारी एक कंबाइंड इक्वेशन 1 हो गई। अब यहां पर सपोज किया गया कि लेट F1 क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल m1, F2 द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल m2। जो आपस में ये इंटरनल फोर्स अप्लाई करेंगे पार्टिकल एक दूसरे पे, वो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होंगे। तो जब हम पूरे सिस्टम पर, यानी जिस सिस्टम में टू पार्टिकल्स हैं जिनके मासेज m1 और m2 हैं, इस पर लगने वाला टोटल जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे, पता करेंगे, तो क्या होगा, जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ से मालूम है कि जो फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है, वो मान लिया एक्शन हो गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्शन रिएक्शन क्या होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब जो इंटरनल फोर्सेज होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कब, जब हम उस सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स पता करेंगे। यही लिखा हुआ है, द इंटरनल फोर्सेज अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन ईच अदर गेट कैंसिल आउट व्हेन वी कंसीडर द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो उसको हमने शो नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें फाइनली न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो उसके लिए तो मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज p1 इज इक्वल टू m1 v1 हो जाएगा। और इस मोमेंटम p1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड के फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ dp1/dt इज इक्वल टू f1, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है उस पर f1 फोर्स लिया गया है, एक्सटर्नल f1 फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल। अब P1 की वैल्यू लिख दी हमने, P1 की जगह क्या लिख दिया, m1 v1। तो देखिए इसी इक्वेशन में P1 की जगह पर जब हमने m1 v1 लिखा तो हमारे पास आ गया d m1 v1 अपॉन dt इज इक्वल टू f1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड पार्टिकल के लिए भी इसी तरह की इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर F2 फोर्स लग रहा है। तो उस पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो F2 के इक्वल होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट उसमें फॉर सेकेंड पार्टिकल dm2v2 अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा F2। ये कैसे लिखा जा रहा है, ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही लिखा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, क्योंकि सेकेंड पार्टिकल पे F2 फोर्स लग रहा है। तो उस पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो F2 के इक्वल होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, जिससे कि हमें उस सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स पता लग जाएगा। देखिए हमने सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स जब निकाला तो जो इंटरनल फोर्सेज लग रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए होंगे, ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो इन दोनों इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो dm1v1 अपॉन dt प्लस dm2v2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, f1 प्लस f2, और f1 प्लस f2 इज इक्वल टू हो गया कैपिटल F, मतलब टोटल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अब हम f1 प्लस f2 की जगह पर कैपिटल F लिखेंगे, जो कि होगा टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो इस तरह से हमने F इज इक्वल टू लिख दिया है। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि v1 की जगह पर हमने क्या लिखा, क्योंकि v1 को हम पहले क्या रिप्रेजेंट किए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो v1 जो हमारा था, v1 इज इक्वल टू था dr1/dt था, और v2 जो था वो था dr2/dt था।
तो इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया कि v1 की जगह पर dr1 by dt लिख दिया, v2 की जगह पर dr2 by dt लिख दिया है। बाई यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए d by dt ये तो लिखा ही रहा, ये वाला d by dt लिखा रहा, m1 ये है, और v1 की जगह क्या लिख दिया है dr1 by dt प्लस m2 को बाहर निकाल लिया है, और इसी तरह से v2 की जगह पर dr2 by dt लिख दिया है। यानी v1 और v2 की वैल्यू रख दी हैं और d by dt कॉमन ले लिया है। ये d by dt देखिएगा यहां पर क्या किया हमने, d by dt कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा था, m1 v1 प्लस m2 v2 बचा था, है ना। अब हमने d by dt को तो इसी तरह से कॉमन रहने दिया, m1 और v1 की जगह लिख दिया dr1 by dt प्लस m2 dr2 by dt। ये इक्वेशन आ गई है ना, यहां पर ये आ गई इक्वेशन, और f1 प्लस f2 की जगह पर कैपिटल F लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई। d by dt m1 dr1 by dt प्लस m2 dr2 by dt इज इक्वल टू कैपिटल F, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम। अब हम इसमें से भी d by dt कॉमन ले लें, यहां से जो ये इक्वेशन आ रही है उसमें से d by dt कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, m1 r1 प्लस m2 r2, क्योंकि d by dt कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू f हो गया। तो ये बाहर वाला d by dt और अंदर वाला d by dt आपस में समझो मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो हमें मिल रहा है d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू कैपिटल F। ठीक है, अब यहां पर हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि m1 प्लस m2 यानी पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे LHS में। LHS में m1 प्लस m2 जो कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिएगा क्या मिलेगा हमें, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ above इक्वेशन बाई m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 से हमने मल्टीप्लाई किया और देखिए डिवाइड भी कर दिया है, m1 प्लस m2 से डिवाइड भी कर दिया है, तो d स्क्वायर बाई dt ब्रैकेट में आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई इससे पहले जो हमारा था दिखेगा उसमें क्या था कि ये इक्वेशन थी हमारी d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, जो अगले स्टेप में बताया जा रहा है कि इसी इक्वेशन को हमने क्या किया कि m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया और d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर लिखा। ये जो लिखा हुआ है m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टोटल फोर्स लिखेगा ना, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया गया, m1 प्लस m2 से डिवाइड किया गया, यही शो कर रखा है आगे। तो हमें ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। तो यहां पर ये जो इक्वेशन आई है इसी इक्वेशन को और कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, भाई यहां पर जो हमने ये इक्वेशन हमको मिली है ये यही सिमिलर इक्वेशन हम तब भी ऑब्टेन कर सकते हैं जब m1 प्लस m2 मास कहां पर सिचुएटेड हो, सी पॉइंट पर सिचुएटेड हो। सी पॉइंट क्या है, इन टू पार्टिकल सिस्टम का हालांकि सेंटर ऑफ मास है। तो देखिएगा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हमारा यहां पर ये पॉइंट है, वी पॉइंट है, यहां पर m1 है, यहां पर m2 है, और ये सी कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM है। OC क्या है, वो RCM है। OC वेक्टर जो है वो RCM वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब यहां पर इस पॉइंट पर m1 प्लस m2 रख दें, है ना, m1 प्लस m2 इस पॉइंट पर रख दें, इस पॉइंट पर क्या रख दें,
m1 प्लस m2, सी पॉइंट पर हमने m1 प्लस m2 रख दिया। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? RCM है। तो जैसी ये इक्वेशन है वैसी हम उसके लिए भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? m1 प्लस m2, क्योंकि m1 प्लस m2 कहां पर रखा है? पॉइंट सी पर रखा है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? RCM है। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और m1 प्लस m2 का पोजीशन वेक्टर RCM है, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर RCM इज इक्वल टू एफ। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो हमें यह भी मालूम है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर होता है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसी एक्सेलरेशन को सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना? तो यहां पर जो इक्वेशन 5 लिखी गई है वो तब लिखी गई है जब कोई मास यानी टोटल मास m1 प्लस m2 पॉइंट सी पर रख दिया जाए, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट सी का, इज इक्वल टू हो गया एफ। तो इसीलिए ये लिखा गया है व्हेन होल मास m1 प्लस m2 इज कंसीडर्ड एट पॉइंट सी हुज पोजीशन वेक्टर RCM, यानी पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर RCM है, इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज पर द सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल गई। अब इक्वेशन 5 और 4 को कंपेयर कर ले, है ना? On comparing equation 4 and 5 we get, देखिए m1 प्लस m2 है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, और एफ भी है। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? RCM होना चाहिए। इसलिए RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसको पोजीशन क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? ये क्या लिखा हुआ है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, है ना? ये भी क्या लिखा हुआ है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया गया। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के फॉर्म में ये जब इक्वेशन लिखी गई है, दोनों को कंपेयर कर दिया गया, तो ये हमें जो RCM की वैल्यू मिल रही है वो इसके इक्वल मिल रही है। इसका मतलब यही जो RCM है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। बहुत ही सिंपल है लर्न करना, मैथमेटिकली इसको लर्न कर ले, और फिर जो है हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि पार्ट जो सिस्टम में n पार्टिकल है तो क्या फार्मूला आएगा। तो पहले हम इसी को थोड़ा डिस्कस और करते हैं। देखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या है? इफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाई एट ओरिजिन, तो RCM की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड हो, तो RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी? RCM इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फार्मूला आया था उसमें हमने RCM की जगह 0 लिख दिया, है ना? तो क्या हो जाएगा? जब RCM की जगह हम 0 रख देंगे, अभी हमारा फार्मूला क्या आया था? RCM इज इक्वल टू आया था m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। हम क्या लिख रहे हैं? 0 इज इक्वल टू लिख रहे हैं m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम समझ सकते हैं कि इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही यहां लिखा हुआ है m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि m2 r2 इज इक्वल टू माइनस m1 r1।
तो R2 इज इक्वल टू आ गया जो कि m2 का यानी सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है उसका पोजीशन वेक्टर है, तो R2 इज इक्वल टू आ गया माइनस m1 अपॉन m2 R1। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि दिस शोज दैट इफ R1 इज नेगेटिव, इसकी वैल्यू R1 जो है वो नेगेटिव हो तो निश्चित रूप से R2 पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ना, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m2, और हमने कहा ना R1 को निगेटिव लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये मान लिया हमारा x एक्सिस है, और जब हमने कहा R1 नेगेटिव है, इसका मतलब m1 पार्टिकल कहीं यहां पर सिचुएटेड है, R1 नेगेटिव ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो R2 कहां सिचुएटेड होगा, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर x एक्सिस में, है ना। तो m2 जो है वो ओरिजिन के राइट साइड में सिचुएटेड होगा, तो R2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तभी पॉसिबल है जब m2 जो है ओरिजिन के राइट साइड में होगा। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि दिस शोज दैट इफ R1 इज नेगेटिव, R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस इफ m1 लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, m1 जो है ओरिजिन के लेफ्ट में लाई कर रहा है, देन m2 लाइज ऑन राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। ये बात क्लियर हो गई यदि हम R1 को नेगेटिव ले लें, है ना। Hence the system center of mass of two particle system always lie on the straight line joining these particles। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट मस्ट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। m1 इधर है, m2 इधर है, तो निश्चित रूप से जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लाई करेगा। ये बात इस डिस्कशन से क्लियर हो जाती है। और क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। ये बात कैसे पता लगी, क्योंकि ये रिलेशन आया हमारा, हमने माइनस साइन यहां पर छोड़ दिया है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हुआ, M2 अपॉन M1 हो गया, क्योंकि ये M1 R1 इज इक्वल टू क्या है, M2 R2 है। तो इस तरह से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2 अपॉन M1। देखिए R1 ऊपर है तो M1 नीचे है, इट मीन्स R प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। जब M बड़ा होगा तो R छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस जो है या कहें उस पार्टिकल की पोजीशन जो होगी, पोजीशन की वैल्यू जो होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो लेस होगी यदि उसका मास ज्यादा होगा। कोई टू पार्टिकल सिस्टम है, ये मान लिया 5 kg है इधर, और ये इधर यहां पर रखा है 2 kg, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 5 kg की तरफ शिफ्टेड होगा। सेंटर ऑफ मास इस तरह से 5 kg की तरफ शिफ्टेड होगा। हाँ, वो होगा उन पार्टिकल्स के उन मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही, लेकिन वो हैवी पार्टिकल की तरफ शिफ्टेड होगा। वो इससे पता लग रहा है ना। एक थर्ड पॉइंट और है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m ले लें हम, तो RCM की वैल्यू हो जाती है R1 प्लस R2 अपॉन 2, दैट इज सेंटर ऑफ मास लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। यानी कोई टू पार्टिकल हैं जिनके मास इक्वल है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर लाई करेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल ऑफ सिमिलर मास। तो ये फार्मूला उसी से आ रहा है कि RCM जो है हमारा, जो आया था M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, उसी से सब जगह हमने क्या लिख दिया है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M लिख देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब यदि मास इक्वल होंगे पार्टिकल्स के, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पर, लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल के मिड पॉइंट पर मिलेगा हमें।
अच्छा, अब इसी फार्मूले को हम जनरलाइज कर लें। मतलब यदि हमारा सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर के बना है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमने इसको कैपिटल RCM से रिप्रेजेंट किया है। तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 प्लस mnrn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। इसी को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस प्लस mn क्या है? टोटल मास है। ये क्या है? टोटल मास है ना। तो इस तरह से टोटल मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो 1 अपॉन m बाहर आ सकता है, ये सिग्मा लगा दिया, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 तो I इज इक्वल टू n, यानी फर्स्ट पार्टिकल से लगा करके nth पार्टिकल का m1 r1 m2 r2 m3 r3 ऐड करके टोटल जितने भी पार्टिकल हैं सभी का पार्टिकल का मास उनकी रिस्पेक्टिव जो पोजीशन वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएं, और हमने कैपिटल M से यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड कर रखा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ये फार्मूला मिलता है। सिग्मा का मतलब होता है सम करना। किसका सम करना? m, ये भी I ही है, m1 नहीं है, ये क्या है? I है, m I है, यानी लिखा हुआ है यहाँ पर 1 अपॉन कैपिटल M सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n m I r i, m I r i लिखा हुआ है ये। तो इसी फार्मूले के बेसिस पे हम XYZ कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं। भाई किसी भी सिस्टम के का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अब ये डिपेंड करेगा वो जो बॉडी है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल होगी तो x और y कोऑर्डिनेट होंगे, 3 डायमेंशनल होगी x और y और z तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, और 1 डायमेंशन में ही यदि बॉडी है तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट से उसका सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिएगा, तो कोई 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 अपॉन m सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n mi xi। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? x कोऑर्डिनेट आएगा m1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डैश 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 प्लस mn xn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जो है इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1 अपॉन m सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n mi बाई i। मतलब इसको हम डिटेल में लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 mn बाई n अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn इन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। z कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन m मींस टोटल मास ऑफ द सिस्टम सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi zi। डिटेल में लिखेंगे तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डैश 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 mn zn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। तो इस तरह से x y z कोऑर्डिनेट हम सेंटर ऑफ मास के लिख सकेंगे। We can treat the real bodies as continuous distribution of matter, so the point masses are differential masses mass element dm। मतलब जो हमारी रियल बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं? वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के फॉर्म में होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि किसी बॉडी में एक मास यहाँ पर है, दूसरा मास थोड़ी जगह के बाद है, फिर तीसरा मास अलग से है, मतलब कोई गैप नहीं होता। वो दे कैन बी ट्रीटेड एज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो उस केस में हम थोड़ा फार्मूले में जो है मॉडिफिकेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन के मेथड के फॉर्म में हम उसका फार्मूला लिखेंगे और इंटीग्रेशन मेथड से ही हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास भी। तो वी कैन ट्रीट द रियल बॉडीज एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, सो द पॉइंट मासेज, जो अभी हम पॉइंट मास ले रहे हैं m1 m2 m3 आर डिफरेंशियल मास एलिमेंट, उनको क्या लेंगे हम? dm लेंगे। And the coordinate of the center of mass of the body can be written as x is equal to 1 upon m integration x dm, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट y is equal to हो जाएगा 1 upon m इंटीग्रेशन y dm, और z कोऑर्डिनेट 1 upon m इंटीग्रेशन z dm। और कैपिटल M सब जगह क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम है।
तो इनको हम जब न्यूमेरिकली करके देखेंगे कि किस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, दी गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो और ज्यादा समझ में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। अब हम कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास जान सकते हैं कि भाई देखिए, हमारी बॉडी की डेफिनेट शेप है और मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। तो जैसे कुछ बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सम होमोजीनियस बॉडी ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप की कुछ बॉडीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास यहां पर बताए गए हैं। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, कोई यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है तो उसका जो सेंटर होगा, यानी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास भी होगा। कोई स्फीयर है ये, इसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, क्योंकि ये होमोजेनियस बॉडी है, मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर जो स्फीयर का होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। दूसरा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर, ये तो सॉलिड स्फीयर है। मान लिया हॉलो स्फीयर होगा, फिगर तो वैसी ही बनेगी, सॉलिड हो या हॉलो हो, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। भाई हॉलो स्फीयर में उस पॉइंट पे कोई मास एक्चुअल में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ मास उस स्फीयर का भी, यानी हॉलो स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास जो है कहां पर होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा। सॉलिड का तो होगा ही होगा। फिर थर्ड है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। कोई रिंग है यूनिफॉर्म, तो इसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो, ये तो इसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बस वर्ड क्या लिखा हुआ, यूनिफॉर्म, मतलब मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हो जा रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म रॉड हो, तो यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ही वही है कि रॉड का मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, है ना, वही सेंटर ऑफ मास होगा, रॉड का मिड पॉइंट। दूसरा है प्लेन लैमिना, वो चाहे स्क्वायर के शेप में हो, चाहे रेक्टेंगुलर के शेप में हो, चाहे पैरेललोग्राम के शेप में हो, तो यदि वो प्लेन लैमिना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल जो होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। अब मान लिया ये कोई स्क्वायर लैमिना है, तो इसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। या कोई पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। हम इसका निकाल भी सकते हैं, यदि वो इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है बॉडीज का, उसको प्रैक्टिकली जो है निकाल भी सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमें, कोई भी बॉडी है हालांकि निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे, उस बॉडी को अलग अलग पॉइंट से हैंग कर दीजिए, है ना। जैसे क्या हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कोई ये बॉडी है, अब इस बॉडी को पॉइंट ए से हैंग कर दिया फ्रीली। जब हैंग करेंगे तो ये अपने हिसाब से रेस्ट में आएगी, और जिस चीज से हम हैंग करेंगे उसके डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब किसी दूसरे पॉइंट बी से मान लिया हैंग कर दिया, तो ये जो है किसी थ्रेड से हैंग की जाएगी। थ्रेड के डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर दें उस बॉडी पर, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। हमें उसको फ्रीली हैंग करना पड़ेगा थ्रेड की हेल्प से, और उस थ्रेड के डायरेक्शन में उस बॉडी पर लाइन ड्रॉ करें, और जहां पर वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आसानी से। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये मान लिया सिलेंडर है हमारा, और इसका जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है, तो इस एक्सिस के, ये क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा वो वही सेंटर ऑफ मास होगा। सॉलिड सिलेंडर है, मतलब अब की बार में है सिलेंडर ही, लेकिन वो सॉलिड है, तो उसमें भी क्या होगा कि
इसका जो एक्सिस का जो सेंटर होगा, है ना, वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। भाई मास यहां पर भी सॉलिड है तो क्या हुआ, मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है किसी तरफ ज्यादा है किसी तरफ कम है ना। फिर है ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना। ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना किसी भी तरह का लैमिना हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो, तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ये मीडियन है एक, दूसरी मीडियन ये है, तीसरी मीडियन ये है, तो ये सेंट्रॉइड हो गया प्लेन ट्रायंगुलर लैमिना का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल जो होगा वही सेंट्रॉइड कहा जाएगा, और वही सेंटर ऑफ मास भी होगा, यही सेंटर ऑफ मास होगा। फिर उसके बाद है कोन और पिरामिड है। तो कोन, इसे मान लिया ये है कोन, ये तो कोन और पिरामिड जिसकी हाइट एच है, मान लिया इसकी हाइट क्या है, एच है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा होगा, इस वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स ए से 3h/4 डिस्टेंस पे यहां कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस होगी हमारी ए ओ जो होगी वो 3h/4 होगी, या कहें ये मान लिया पॉइंट बी है, तो ओ बी जो होगा वो h/4 होगा। बेस से, बेस के सेंटर से h/4 हाइट पर होगा, या वर्टेक्स से, जो ऊपर वाला वर्टेक्स है उससे जो है 3/h हाइट पे होगा। और ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ कोन, ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ कोन, ये है एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन पे लाई करेगा, और वर्टेक्स से 3h/4 डिस्टेंस पे होगा, और बेस से, बेस के सेंटर से उसी एक्सिस पे h/4 हाइट पर लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। कुछ और एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ये वाली वायर है सेमी सर्कुलर वायर। बाय सिमेट्री जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरह से मिड पॉइंट से पास होता हुआ एक एक्सिस ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, और इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, इसकी रेडियस r है, और कहां पर लाई करेगा वो दिया गया है 0 2, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा 2r/π। मतलब ये जो हाइट होगी वो दी गई है, वो होगी 2r/π, क्योंकि ओरिजिन पे हमने लिया है इसका सेंटर, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 2r/π होगा। तो ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r। अब इसी तरह से यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ द रेडियस r हो, कोई रेडियस r की प्लेट है ये, तो ये भी बाई सिमेट्रिकल फिगर होगी इस एक्सिस के अबाउट, तो ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस r हो गई। तो इस केस में यदि सेमी सर्कुलर प्लेट है तो ये तो हो गया ओरिजिन, और यहां कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, और इसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, और y कोऑर्डिनेट होंगे 4r/3π। तो इस तरह से हम जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कुछ हम लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट बॉडीज हैं जिनका कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा होगा। और प्रैक्टिकली मैंने कहा कि हम निकाल भी सकते हैं किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उनको देखने के बाद सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ आइडिया और पक्का हो जाएगा।